नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के उस जाल को देखा जिसमें हैदराबाद से लेकर अवध तक कई भारतीय रियासतें फंस गई। लेकिन भारत में एक शक्ति ऐसी थी जो किसी की सहायक बनने के लिए नहीं बल्कि शासन करने के लिए पैदा हुई थी। वो थे मराठा। मराठा साम्राज्य का उदय 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के पश्चिमी दक्कन के पठारी क्षेत्र में हुआ। ये उदय किसी एक घटना का परिणाम नहीं बल्कि भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य कारकों का एक मिलाजुला नतीजा था, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज के कुशल नेतृत्व ने एक साम्राज्य की बुलंदियों तक पहुंचाया। भौगोलिक परिस्थितियां। मराठाओं का गृह क्षेत्र महाराष्ट्र एक पहाड़ी और पठारी इलाका था। यहाँ की विषम भौगोलिक संरचना ने मराठाओं को गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध में निपुण बना दिया। वे अपने इलाके से अच्छी तरह वाकिफ थे और दुश्मनों पर अचानक हमला करके उन्हें हरा देते थे। यहाँ के मजबूत पहाड़ी किले उनकी सैन्य रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। महाराष्ट्र में 15वीं और 16वीं शताब्दी में चले भक्ति आंदोलन ने मराठा समाज को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रामदास और एकनाथ जैसे संतों ने अपनी शिक्षाओं से जात-पात के भेदभाव को कम किया और लोगों में एकता, समानता और आत्मसम्मान की भावना जगाई। संत रामदास ने तो सीधे तौर पर मराठा राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित किया। राजनीतिक अस्थिरता। जिस समय मराठा शक्ति का उदय हो रहा था, दक्कन में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। बहमनी साम्राज्य टूटकर 5 छोटी सल्तनतों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार में बंट गया था। ये सल्तनतें आपस में ही लड़ती रहती थी। इस राजनीतिक शून्यता और अस्थिरता ने मराठाओं को अपनी शक्ति बढ़ाने का सुनहरा अवसर दिया। औरंगजेब की नीतियां। मुगल बादशाह औरंगजेब की कट्टर धार्मिक और दक्कन की सल्तनतों को जीतने की नीति ने भी मराठाओं के उदय में मदद की। उसकी नीतियों के कारण स्थानीय जागीरदार और आम लोग मुगलों के खिलाफ हो गए और शिवाजी महाराज के नेतृत्व में एकजुट होने लगे। शाहजी भोसले का उदय। प्रारंभिक जीवन। शाहजी भोसले मालोजी भोसले के पुत्र थे, जो अहमदनगर के निजाम शाह की सेवा में एक प्रमुख सरदार थे। अपनी वीरता और सैन्य कौशल के कारण शाहजी भी निजाम शाही दरबार में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गए। निजाम शाही के रक्षक। जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अहमदनगर पर आक्रमण किया तो शाहजी ने निजाम शाही को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने 1633 में एक बच्चे को निजाम का वंशज घोषित कर उसे गद्दी पर बिठाया और खुद उसके संरक्षक बनकर मुगलों से लोहा लिया। ये उनके मन में एक स्वतंत्र राज्य की भावना का पहला संकेत था। बीजापुर की सेवा। अंततः 1636 में मुगलों और आदिल शाह के बीच हुई संधि के कारण निजाम शाही का अंत हो गया। शाहजी को बीजापुर के आदिल शाह की सेवा में जाना पड़ा। आदिल शाह ने उनकी योग्यता को पहचानते हुए उन्हें बेंगलुरु, कर्नाटक की विशाल जागीर प्रदान की। शाहजी का विवाह सिंदखेड़ के शक्तिशाली सरदार लखुजी जाधव की पुत्री जीजाबाई से हुआ था। हालांकि राजनीतिक मतभेदों के कारण लखुजी जाधव और शाहजी के संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहते थे। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 जब शाहजी दक्कन की राजनीति में उलझे हुए थे। तब जीजाबाई गर्भवती थी। उन्होंने पुणे के पास शिवनेरी के किले में शिवाजी को जन्म दिया। स्थानीय देवी शिवाई के नाम पर बालक का नाम शिवाजी रखा गया। ये किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बहुत सुरक्षित था। प्रारंभिक वर्ष। शाहजी अपने सैन्य अभियानों के कारण शिवाजी और जीजाबाई के साथ अधिक समय नहीं बिता पाए। शिवाजी का प्रारंभिक जीवन अपनी माता जीजाबाई की देखरेख में बीता।
पुणे की जागीर। शाहजी ने अपनी पुणे की जागीर शिवाजी को सौंप दी और उन्हें अपनी माता जीजाबाई के साथ बेंगलुरु से पुणे भेज दिया। उन्होंने दादोजी कोंडदेव को इस जागीर का प्रशासक और शिवाजी का शिक्षक नियुक्त किया। माता जीजाबाई की शिक्षा। जीजाबाई ने शिवाजी के बाल मन पर गहरा प्रभाव डाला। वह उन्हें रामायण, महाभारत और प्राचीन भारतीय वीरों की कहानियां सुनाती थी। उन्होंने शिवाजी के मन में अन्याय के खिलाफ लड़ने और अपनी मातृभूमि के लिए स्वराज, अपना राज स्थापित करने का सपना बोया। दादोजी कोंडदेव का प्रशिक्षण। दादोजी ने शिवाजी को युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवारबाजी और शासन प्रशासन की व्यावहारिक शिक्षा दी। उन्होंने पुणे और आसपास के इलाकों का प्रशासन बेहतरीन ढंग से चलाया, जिसे देखकर शिवाजी ने शासन के गुर सीखे। शिवाजी महाराज ने कुल 8 शादियां की। इनमें से अधिकांश विवाह वैवाहिक राजनीति, मैट्रिमोनियल डिप्लोमेसी का हिस्सा थे, जिसका उद्देश्य सभी मराठा सरदारों को एक छत्र के नीचे लाना और मराठा शक्ति को एकजुट करना था। पहला विवाह सबसे महत्वपूर्ण। पत्नी का नाम सईबाई निंबालकर। विवाह की तारीख 14 मई 1640। स्थान लाल महल, पुणे। महत्व, सईबाई उनकी पहली और प्रमुख पत्नी थी। वो उनके सबसे बड़े बेटे और उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी महाराज की मां थी। शिवाजी महाराज को सईबाई से बहुत प्रेम था। संतान संभाजी, रानूबाई, सखुबाई, अंबिकाबाई। अन्य विवाह, राजनीतिक और सामाजिक महत्व। शिवाजी महाराज ने मराठा सरदारों को एक साथ लाने और अपने साम्राज्य को राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए कुल 8 विवाह किए थे। इन विवाहों ने विभिन्न शक्तिशाली मराठा कुलों, सरदारों के साथ उनके संबंध स्थापित किए। उनकी कुछ अन्य प्रमुख पत्नियां, सोयराबाई मोहिते, विवाह वर्ष 1660 लगभग। महत्व, उनके दूसरे बेटे राजाराम महाराज, जो संभाजी के बाद शासक बने। पुतलाबाई पालकर। महत्व, वो सती हो गई थी जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ था। सकवारबाई गायकवाड़, सगुणाबाई शिर्के, काशीबाई जाधव, लक्ष्मीबाई विचारे, गुमवांताबाई इंगले। मावल के सखा और स्वराज की शपथ 1645। मावल प्रदेश पुणे के आसपास का पहाड़ी इलाका मावल कहलाता था। यहाँ रहने वाले परिश्रमी और ईमानदार लोग मावले कहलाते थे। शिवाजी ने इन लोगों के साथ समय बिताया, उनके सुख दुख में शामिल हुए और उन्हें अपना मित्र बनाया। तानाजी मालुसरे, यसाजी कंक, बाजी पासलकर जैसे उनके बचपन के मित्र उनके स्वराज अभियान के पहले सैनिक बने। रायरेश्वर मंदिर की शपथ लगभग 16 वर्ष की आयु में शिवाजी ने अपने कुछ चुनिंदा मावले मित्रों के साथ रायरेश्वर मंदिर में हिंदवी स्वराज स्थापित करने की शपथ ली। ये एक साहसिक और क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि वे सीधे तौर पर शक्तिशाली आदिल शाही सल्तनत को चुनौती दे रहे थे। स्वराज का आरंभिक विस्तार। ये वो चरण था जब शिवाजी ने किलों को जीतकर अपने स्वराज की नींव रखनी शुरू की। पहला किला तोरना पर विजय। शिवाजी ने बहुत चालाकी से बीजापुर के आदिल शाह के अधीन आने वाले तोरना किले पर अधिकार कर लिया। ये स्वराज की पहली सैन्य विजय थी। इस किले की मरम्मत के दौरान उन्हें गुप्त खजाना मिला, जिससे उन्होंने अपनी सेना को और मजबूत किया और पास में ही राजगढ़ नाम का एक नया किला बनवाया, जो आगे चलकर स्वराज की पहली राजधानी बना। किलों पर नियंत्रण। तोरना की सफलता के बाद शिवाजी ने एक के बाद एक कई किलों पर कब्जा किया, जिनमें कोंढाणा, सिन्हगढ़ और पुरंदर प्रमुख थे। उन्होंने या तो धोखे से या रिश्वत देकर या सीधे हमले से इन किलों को जीता। किले जीतना महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उन्हें क्षेत्र पर नियंत्रण, सैन्य सुरक्षा और राजस्व मिलता था। शाहजी की गिरफ्तारी 1648। शिवाजी की बढ़ती गतिविधियों से बीजापुर का आदिल शाह नाराज हो गया।
उसने शिवाजी पर दबाव बनाने के लिए उनके पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया। ये शिवाजी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। शिवाजी ने कूटनीति का सहारा लिया और मुगल शहजादे मुराद से संपर्क साधा। इस दबाव के कारण आदिल शाह को शाहजी को रिहा करना पड़ा। इस घटना से शिवाजी ने कूटनीति का महत्व सीखा। जावली पर विजय 1656। जावली का इलाका, जो चंद्रराव मोरे नामक एक शक्तिशाली मराठा सरदार के अधीन था, सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने मोरे को हराया और जावली पर कब्जा कर लिया। इस जीत से उन्हें एक विशाल खजाना, एक मजबूत सेना और प्रतापगढ़ जैसा अभेद्य किला मिला। अफजल खान का वध और मुगलों से पहला संघर्ष 1659 से 1665। ये वो समय था जब शिवाजी की शक्ति इतनी बढ़ गई कि सल्तनत और मुगल उन्हें एक बड़ा खतरा मानने लगे। अफजल खान का अंत 1659। आदिल शाह का षड्यंत्र। शिवाजी को खत्म करने के लिए बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अपने सबसे शक्तिशाली और क्रूर सरदार अफजल खान को एक विशाल सेना के साथ भेजा। अफजल खान ने कसम खाई थी कि वो शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाएगा। शिवाजी की रणनीति। अफजल खान ने शिवाजी को डराने के लिए रास्ते में कई मंदिरों को तोड़ा और निर्दोष लोगों की हत्या की। शिवाजी उसकी ताकत को जानते थे, इसलिए उन्होंने खुले मैदान में लड़ने के बजाय उसे प्रतापगढ़ के घने जंगलों में आने के लिए मजबूर किया। अफजल खान ने शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया। उसका इरादा शिवाजी को गले मिलने के बहाने खंजर से मारना था। शिवाजी पूरी तैयारी के साथ गए। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे कवच पहना और हाथ में बाघनख, बाघ के पंजे जैसा हथियार और बिछुआ, कटार छिपा रखा था। जैसे ही अफजल खान ने उन पर वार करने की कोशिश की, शिवाजी ने बाघनख से उसका पेट चीर दिया और उसे मार डाला। युद्ध में विजय, ये संकेत मिलते ही जंगलों में छिपी शिवाजी की सेना ने अफजल खान की अनप्रिपेयर्ड सेना पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह पराजित किया। इस घटना ने शिवाजी को पूरे भारत में एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। मुगलों से टकराव और शाइस्ता खान। शाइस्ता खान का हमला 1660। अब औरंगजेब ने शिवाजी को कुचलने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान को एक विशाल मुगल सेना के साथ भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के महल लाल महल में अपना डेरा डाल दिया। लाल महल पर साहसिक हमला 1663। शिवाजी ने एक बेहद साहसिक योजना बनाई। वो रात के अंधेरे में अपने 400 सैनिकों के साथ एक बारात का वेश धरकर पुणे में घुस गए। वे सीधे लाल महल में पहुंचे और सोते हुए शाइस्ता खान पर हमला कर दिया। शाइस्ता खान घबराहट में खिड़की से कूदकर भाग गया, लेकिन इस हमले में शिवाजी की तलवार से उसकी 3 उंगलियां कट गई। ये मुगल बादशाह औरंगजेब के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। सूरत की लूट 1664। शाइस्ता खान को भगाने के बाद शिवाजी ने मुगलों को आर्थिक चोट पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने मुगलों के सबसे अमीर बंदरगाह सूरत पर हमला किया और वहां से अपार संपत्ति लूटी। इस धन का उपयोग उन्होंने अपनी सेना और स्वराज को मजबूत करने के लिए किया। पुरंदर की संधि और आगरा यात्रा। मिर्जा राजा जयसिंह का आक्रमण। शाइस्ता खान की हार और सूरत की लूट से तिल मिलाए औरंगजेब ने अपने सबसे काबिल सेनापति अंबर के मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह एक बहादुर योद्धा और चतुर रणनीतिकार था। उसने शिवाजी को हर तरफ से घेर लिया और पुरंदर के किले पर इतना दबाव बनाया कि शिवाजी को शांति वार्ता के लिए मजबूर होना पड़ा। पुरंदर की संधि 1665। ये शिवाजी के लिए एक अपमानजनक संधि थी। उन्हें अपने जीते हुए 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े और अपने लिए केवल 12 किले रखने की अनुमति मिली। उन्हें यह भी स्वीकार करना पड़ा कि जब भी बादशाह को जरूरत होगी वे उनकी सेवा में उपस्थित होंगे। आगरा यात्रा और कैद 1666।
जैसे के आग्रह पर शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब से मिलने आगरा गए। औरंगजेब ने भरे दरबार में उनका अपमान किया और उन्हें कम दर्जे के मनसबदारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। जब शिवाजी ने इसका विरोध किया तो औरंगजेब ने उन्हें और संभाजी को आगरा में नजर कैद कर लिया। आगरा से पलायन 1666। शिवाजी ने कैद से भागने की एक अविश्वसनीय योजना बनाई। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और अपनी सेहत के लिए साधुओं और गरीबों को फलों और मिठाइयों की टोकरियां भेजना शुरू कर दिया। शुरू में पहरेदार टोकरियों की जांच करते थे, लेकिन रोज रोज ऐसा होने पर उन्होंने ढील बरतनी शुरू कर दी। एक दिन शिवाजी इन्हीं टोकरियों में बैठकर बाहर निकल गए और वेश बदलकर कई महीनों की यात्रा के बाद सुरक्षित राजगढ़ पहुंचे। ये घटना उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रमाण है। राज्याभिषेक और एक छत्रपति का जन्म, ये वो अंतिम चरण था जब शिवाजी ने एक स्वतंत्र संप्रभु हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। शक्ति का पुनर्गठन। आगरा से लौटने के बाद शिवाजी ने अगले कुछ साल अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से हासिल करने में लगाए। उन्होंने एक एक करके पुरंदर की संधि में खोए हुए सभी किलों को मुगलों से वापस जीत लिया। सिंहगढ़ की लड़ाई 1670, कोंढाना किले को जीतना बहुत मुश्किल था। इस लड़ाई में शिवाजी के सबसे प्रिय मित्र और सेनानायक तानाजी मालुसरे वीरगति को प्राप्त हुए। जब शिवाजी को यह समाचार मिला तो उन्होंने कहा, गढ़ आला, पंड सिंह गेला, किला तो जीता पर शेर चला गया। इसके बाद कोंढाना का नाम सिंहगढ़ रखा गया। राज्याभिषेक। एक संप्रभु राजा 6 जून 1674। अब शिवाजी ने अपने राज्य को एक औपचारिक और कानूनी मान्यता देने का फैसला किया। उन्होंने रायगढ़ के किले में एक भव्य समारोह में अपना राज्याभिषेक करवाया। बनारस के प्रसिद्ध पंडित गागा भट्ट ने यह समारोह संपन्न कराया। इस दिन उन्होंने छत्रपति, प्रजा का रक्षक, शककर्ता, एक नए युग का प्रवर्तक और गोब्राह्मण प्रतिपालक, गायों और ब्राह्मणों का रक्षक की उपाधियां धारण की। अब वो बीजापुर या दिल्ली के जागीरदार नहीं, बल्कि एक संप्रभु राजा थे। उन्होंने अपनी टकसाल स्थापित की और नए सिक्के चलाए। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने दक्षिण भारत, कर्नाटक और तमिलनाडु का एक सफल अभियान चलाया। 3 अप्रैल 1680 को एक छोटी बीमारी के बाद रायगढ़ के किले में उनका निधन हो गया। आपको शिवाजी महाराज के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।